Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA third semester, in paper Operating Systems and Linux Programming, 7th video lecture, we had discussed chapter Paging, Segmentation and Segmentation with Paging. And today we will read chapter Directory Structure Protection from File System Interface and Mass Storage Structure, Disk Structure, Disk Scheduling. And this is today 8th lecture. Okay. First of all, directory structure. The directory can be viewed as a symbol table that translates file names into their directory entries. If you take such a view, we see that the directory itself can be organized in many ways. We want to able to insert entries, to delete entries, to search for a named entry and to list all the entries in the directory. देखिए, जो पहला हम लोगों ने टॉपिक इसको पढ़ना है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फाइल एक्सेस मेथड्स में, उसी का ये पार्ट है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हम लोग जो जिसमें सारे फाइल्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, तो उसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि उसमें इंसर्ट हम लोग उसमें एंट्री करना चाहते हैं, फिर डिलीट एंट्रीज जो भी एंट्रीज है उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, या उसका नेम्ड करना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम लोग डायरेक्टरी में कर सकते हैं। और डायरेक्टरी में हम लोग कई सारे फाइल्स को हम लोग वहाँ स्टोर करके और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग रख सकते हैं और रख के और उसको हम लोग बढ़िया से देख सकते हैं। We examine several schemes for a named entry and to list all the entries in the directory. तो ये जो भी हम लोग कई सारे जब डायरेक्टरी सिस्टम्स को हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्कीम के द्वारा लॉजिकली हम लोग उसको देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। When considering a particular directory structure, we need to keep in mind the operations that are to be performed on a directory. जब भी हम लोग अलग अलग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को जब हम लोग वहाँ यूज करते हैं, देखते हैं, तो हम लोग के ध्यान में एक बात आती है कि वो किस तरह से ऑपरेशन, मतलब कैसा वर्क वो परफॉर्मेंस वो डायरेक्टरी करेगा। तो डायरेक्टरी थ्रू हम लोग क्या क्या काम कर पाएंगे। सबसे पहला उसमें काम है सर्च फॉर ए फाइल। अगर कोई फाइल ढूंढना हो, we need to be able to search a directory structure to find the entry for a particular file. Since files have symbolic names and similar names may indicate a relationship between files, we may want to able to find all files whose names match a particular pattern. मतलब कोई फाइल ढूंढना चाहते हैं हम लोग, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कई सारे फाइल्स होते हैं जिसमें आपस में कई सारे रिलेशनशिप होते हैं फाइल्स के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कई नेम जो है एक ही पैटर्न के हैं, तो अलग अलग रूप से अगर हम कोई भी एंट्री जो पर्टिकुलर फाइल है उसको अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो भी हम लोग इसमें डायरेक्टरी में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका पार्ट है क्रिएटिव फाइल। फाइल हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, नया फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी में ऐड कर सकते हैं। डिलीट ए फाइल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फाइल है जिसका हमको ज़रूरत नहीं है तो उस फाइल को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं डायरेक्टरी से। लिस्ट ए डायरेक्टरी, we need to be able to list the file in a directory and the content of the directory entry for each file in the list. अगर हम लोग मान लीजिए कोई फाइल्स को डायरेक्टरी में अगर हम उसका एक पूरा कंटेंट्स को उसके पूरा डायरेक्टरी को पूरे फाइल वाइज लिस्ट वाइज हम देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। रीनेम ए फाइल, because the name of file represents its contents to its users, we must be able to change the name when the contents or use of the file changes. Renaming a file may also allow its position within the directory structure to be changed. अगर हम जब कोई फाइल मान लीजिए कि जो यूज़र जो कंटेंट स्टोर करता है और अगर हम उसको नाम बदलना चाहते हैं, मान लीजिए उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं उसके पोजीशन या उसके नेम को, तो हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम लोग चेंज कर भी सकते हैं। Traverse the file system, we may wish to access every directory and every file within a directory structure. For reliability, it is good idea to save the contents and structure of the entire file system at regular intervals. ट्रैवर्स मतलब विजिट करना। अगर हम हर एक डायरेक्टरी में जाकर इंडिविजुअली हर एक फाइल स्ट्रक्चर हर एक फाइल को देखना चाहते हैं और उसके कंटेंट्स को सेव करना चाहते हैं और हमेशा पूरे फाइल सिस्टम को ये हम
एक तरह से एक गुड आइडिया है, कहता है कि कंटेंट्स को सेव करने के लिए। तो ये सब भी हम लोग इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं। In the following sections, we describe the most common schemes for defining the logical structure of a directory. अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे, जो नीचे सेक्शंस में हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, लॉजिकली मतलब अलग अलग स्कीम्स हैं जो डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर लॉजिकली इसको हम लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग अलग से डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम लोग डिटेल्स यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी। The simplest directory structure is the single level directory. All files are contained in the same directory, which is easy to support and understand. कहता है कि जैसे सिंगल लेवल है, मान लीजिए कि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, एक ही डायरेक्टरी में हम लोग कई सारे फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो उसको आसानी से हम लोग समझ भी सकते हैं और उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी है सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, और सिंगल लेवल डायरेक्टरी में कई सारे लिमिटेशंस भी हैं। However, when the number of files increases or when the system has more than one user, जब मान लीजिए कई सारे फाइल्स जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, उसमें और भी फाइल ऐड करते हैं, सिस्टम मान लीजिए कि एक यूज़र से ज़्यादा फाइल यूज़ करता है, सिंस ऑल फाइल्स आर इन द सेम डायरेक्टरी, तो जितने भी फाइल्स होंगे वो सारे एक ही डायरेक्टरी में होंगे, बट दे हैव मस्ट हैव यूनिक नेम, लेकिन सारे का नेम जो है अलग अलग होना चाहिए। इफ़ टू यूजर्स कॉल देयर डेटा फाइल टेस्ट, मान लीजिए कि दो यूज़र अगर वहाँ पर डेटा फाइल एक टेस्ट अगर रख रहे हैं, देन द यूनिक नेम रूल इज़ वायलेटेड। चूँकि अगर दो यूज़र अलग अलग सेम ही नाम रखेंगे तो फिर मुश्किल है, चूँकि सेम डायरेक्टरी है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा कि दोनों को नेम में डिफरेंस करना पड़ेगा, मतलब यूनिक नेम रखना पड़ेगा, ये सब रूल फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन वन प्रोग्रामिंग क्लास 23 students called the program for their second assignment prog2, another 11 called it assigned to. So although file names are generally selected to reflect the content of the file, they are often limited in length, complicating the task of making file names unique. तो मान लें कि जैसे 23 स्टूडेंट्स, मान लें कि कोई प्रोग्राम के लिए सपोज दैट वहाँ पर प्रोग्रामिंग कोई क्लास है, तो एक अलग असाइनमेंट फिर प्रोग्राम 2 जैसे दिया गया, अनदर 11 को फिर असाइन 2, इस तरह से अलग अलग नाम से हम लोग वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और नेम को सेव कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे का अलग अलग लेंथ होता है, अलग अलग फाइल का नाम यूनिक होगा, तो इस तरह से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। द MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली 11 कैरेक्टर फाइल नेम्स। याद रखना है कि MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिर्फ 11 कैरेक्टर का ही फाइल नेम वो स्टोर हम लोग कर सकते हैं। यूनिक्स में जो है इस तरह से 255 कैरेक्टर वो हम लोग वहाँ पर फाइल का नेम के रूप में स्टोर कर सकते हैं। Even a single user on a single level directory may find it difficult to remember the names of all the file as the number of file increases. मतलब अगर मान लें कि एक ही लेवल डायरेक्टरी है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी है, तो हम लोग को इसमें नाम को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे फाइल का नाम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर सबका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर ए यूजर टू हैव 100 ऑफ फाइल ऑन वन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 100 फाइल हो गया एक कंप्यूटर सिस्टम में, तो थोड़ा उन लोगों को नाम याद रखना मुश्किल है। एंड इक्वल नंबर ऑफ एडिशनल फाइल ऑन अनदर सिस्टम, और सेम इस तरह से अलग फाइल मान लीजिए कि और भी कई सारे फाइल है दूसरे सिस्टम अगर रखें, तो ये सब थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ सो मैनी फाइल्स इज ए डॉन्टिंग टास्क, और सारे को मेंटेन करना, इतने सारे फाइल को, ये टफ टास्क एक हो जाता है। तो ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो है 2 लेवल डायरेक्टरी। एज यू हैव सीन, ए सिंगल लेवल डायरेक्टरी ऑफन लीड्स टू कन्फ्यूजन ऑफ द फाइल नेम अमॉन्ग डिफरेंट यूजर। चूँकि हम लोगों ने क्या देखा सिंगल लेवल डायरेक्टरी में कि अगर मान लें कि एक ही नाम अगर हम लोग डालते हैं अलग अलग यूजर के थ्रू, तो वहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे। द स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू क्रिएट ए सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर। तो इसका एक सिंपल एक सॉल्यूशन क्या है कि अलग अलग हम लोग हर एक यूज़र का अलग अलग एक डायरेक्टरी बन जाए। तो इन द 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूजर हैज ओन यूजर फाइल डायरेक्टरी UFD। तो अगर हम लोग 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो जितने यूज़र होंगे उतने अपने अलग अलग सेपरेट डायरेक्टरी बनाएंगे, जो इसको हम लोग बोलेंगे यूजर फाइल डायरेक्टरी UFD। द UFD हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट ईच लिस्ट ओनली द फाइल्स ऑफ ए सिंगल यूजर। UFD का हर एक स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, बट क्या होगा कि सारे का फाइल अलग अलग, क्योंकि हर एक यूजर अपना अलग अलग वो स्टोर करेगा अलग अलग डायरेक्टरी के नेम से। When a user job start or user logs in the computer the system's master file directory MFD is searched। जैसे कोई यूज़र कोई वर्क स्टार्ट करेगा लॉग के थ्रू, तो सिस्टम जो मास्टर फाइल डायरेक्टरी है वो सबसे पहले सर्च करेगा। द MFD इज इंडेक्स्ड बाय यूजर नेम और अकाउंट नंबर एंड ईच एंट्री पॉइंट टू द UFD फॉर दैट यूज़र।
MFD जो है, जो मास्टर फाइल डायरेक्टरी बोलते हैं, वो क्या होगा, यूज़र नेम और अकाउंट नंबर, क्योंकि हर एक यूज़र का नाम अलग होगा, सबका अकाउंट नंबर अलग होगा, तो वहाँ से हम लोग यूज़र के थ्रू हम लोग वहाँ सर्च कर सकते हैं. When a user refers to a particular file, only his own UFD is searched. Thus, different users may have files with the same name, as long as all the file names within each UFD are unique. जब कोई भी यूज़र्स मान लीजिए जब हर एक पर्टिकुलर फाइल को जब सर्च करेगा यूएफडी से, अपना अपना यूएफडी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अलग अलग यूज़र सबका, चूँकि उसमें क्या हो सकता है अलग अलग नाम से, चूँकि सभी जितने यूज़र होंगे वो अपने सेम ही नाम से अगर स्टोर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चूँकि सारे का यूएफडी अलग है, यूनिक है. To create a file for a user, the operating system searches only that user's UFD to ascertain whether another file of that name exists. तो इस तरह से जो भी फाइल या यूज़र्स होंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जो यूनिक अपना फाइल जो भी स्ट्रक्चर होगा वो उसी नाम, मतलब अलग अलग नाम से उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सबका यूज़र नेम अलग अलग होगा. टू डिलीट ए फाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्फाइंस इट सर्च टू द लोकल यूएफडी. जब फाइल डिलीट करना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वहाँ से लोकल यूएफडी से फिर वो अपना कन्फाइन करेगा. इट कैनॉट एक्सीडेंटली डिलीट अनदर यूजर्स फाइल. तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यूज़र किसी और का फाइल डिलीट कर दे, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम नाम रहने से भी, क्योंकि सर दोनों का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग अलग डिफरेंट है, दोनों अलग अलग लोकेशन में स्टोर हुआ है. ऑल्दो द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सॉल्व द नेम कॉलेजन प्रॉब्लम. और टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये नेम का जो कॉलेजन, मतलब नाम सेम नाम का अगर प्रॉब्लम जो वाला जो इशू है, इसको ये आसानी से सॉल्व कर लेता है. इट स्टिल हैड डिसएडवांटेज, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है. दिस स्ट्रक्चर इफेक्टिवली आइसोलेट वन यूज़र फ्रॉम अनदर. क्योंकि दोनों डिफरेंट जगह स्टोर होगा. आइसोलेशन इज एन एडवांटेज व्हेन द यूजर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, बट इट इज डिसएडवांटेज व्हेन द यूजर्स वांट टू कोऑपरेट ऑन सम टास्क एंड टू एक्सेस वन अनदर फाइल. मतलब आइसोलेशन जो है ये वैसे देखा है तो एडवांटेज है, बेनिफिट है, जब यूजर्स इंडिपेंडेंट कंप्लीटली रहता है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जब यूजर चाहता है कि एक ही टास्क को हम लोग एक साथ मिलकर काम करें, तब ये एक्सेस करना दोनों को एक दूसरे को प्रॉब्लम हो जाता है. ये एक डिसएडवांटेज है. सम सिस्टम सिंपली डो नॉट अलाउ लोकल यूजर फाइल टू बी एक्सेस्ड बाय अदर यूजर्स. कुछ सिस्टम जो है इस तरह का एक्सेस करना यूजर को अलाउ नहीं करते हैं. तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो था टू लेवल डायरेक्टरी. अब ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज. Once we have seen how to view a two-level directory as a two-level tree, the natural generalization is to extend the directory structure to a tree of arbitrary height. अब हम लोग जो लास्ट हम लोगों ने देखा टू लेवल, जो जहाँ पर देखिए अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे. अब वहाँ पर क्या है कि क्योंकि वो तो ठीक है अलग अलग, बट अगर मान लीजिए कि एक डायरेक्टरी के अंदर कई सारे अगर हमको डायरेक्टरी बनाना है या उसमें कई सारे फाइल्स बनाना है तो एक ट्री बनाना पड़ेगा. तो हम लोग ये ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसको हम लोग ट्री के रूप में कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. दिस जनरलाइजेशन अलाउज यूजर टू क्रिएट देयर ओन सब डायरेक्टरीज एंड टू ऑर्गेनाइज देयर फाइल्स अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्टरी मान ली बना, उसके अंदर 2-3 और भी डायरेक्टरी बना सकते हैं, फिर उसके अंदर कई सारे डायरेक्टरी बना सकते हैं. तो इसको एक तरह से ट्री के रूप में हम लोग यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं. ये ट्री इज़ द मोस्ट कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये काफ़ी जगह और मैक्सिमम टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं, इस तरह का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. द ट्री हैज़ ए रूट डायरेक्टरी एंड एवरी फाइल इन द सिस्टम हैज़ ए यूनिक पाथ नेम. ट्री में जो होगा वो रूट डायरेक्टरी होगा जहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर जो फाइल होगा सबका एक अलग यूनिक पाथ नेम होगा. ये डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी कंटेन्स ए सेट ऑफ फाइल्स और सब डायरेक्टरी. एक डायरेक्टरी में कई सारे अलग अलग सब डायरेक्टरी भी हो सकता है या कई सारे फाइल्स हो सकते हैं. ए डायरेक्टरी इज सिंपली अनदर फाइल बट इट इज़ ट्रीटेड इन ए स्पेशल वे. डायरेक्टरी भी एक में उसमें भी अलग फाइल हो सकता है, बट लेकिन उसको अलग वे से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. ऑल डायरेक्टरीज हैव द सेम इंटरनल फॉर्मेट. जो इंटरनली जितना भी फॉर्मेट होगा सारे डायरेक्टरी का सेम होगा, ठीक है. वन बिट इन ईच डायरेक्टरी एंट्री डिफाइंस द एंट्री एज ए फाइल और एज ए सब डायरेक्टरी वन, ठीक है. स्पेशल सिस्टम कॉल्स आर यूज टू क्रिएट एंड डिलीट डायरेक्टरी. और जो अलग अलग सिस्टम कॉल्स होते हैं उसमें अलग से क्रिएट और डायरेक्टरी को डिलीट भी हम लोग कर सकते हैं. With a tree structured directory system, users can be allowed to access in addition to their files, the file or other users. जैसे ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम अगर है तो वहाँ यूजर आसानी से एक्सेस भी कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग यूजर्स अलग अलग उसमें फाइल के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि तो एक स्ट्रक्चर होता है और ट्री के रूप में होता है. एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं. यूज़र बी कैन एक्सेस ए फाइल ऑफ यूज़र ए बाय स्पेसिफाइंग इट्स पाथ नेम. जैसे यूज़र बी है तो वो ए से
वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसका पाथ नेम अलग होगा. यूजर बी कैन स्पेसिफाई अदर एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ नेम. फिर यूज़र बी भी चूँकि अलग से पाथ नेम फिर वो देगा ताकि वह एक्सेस कर सकता है. अल्टरनेटिवली यूज़र बी कैन चेंज हर करेंट डायरेक्टरी टू यूज़र एज डायरेक्टरी एंड एक्सेस द फाइल बाय इट्स फाइल नेम्स. इसका अल्टरनेटिव क्या है कि बी जो है फिर अपना डायरेक्टरी को चेंज कर सकता है ताकि ये डायरेक्टरी के फाइल को एक्सेस कर सके. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो हम लोगों ने देखा ट्री लेवल डायरेक्टरी, इसमें हम लोग इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं. फोर्थ जो है आपका असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज. कंसिडर टू प्रोग्रामर्स हु आर वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट. अब मान लीजिए, अब देखिए ये तो अभी हम लोगों ने ट्री तरह के देखे. अब ये जो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज है, अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि अभी दो प्रोग्रामर हैं, एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सपोज दैट. अब द फाइल्स एसोसिएटेड विद दैट प्रोजेक्ट कैन बी स्टोर्ड इन ए सब डायरेक्टरी सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स एंड फाइल्स ऑफ द टू प्रोग्रामर्स. तो यहाँ पर फाइल जो है, चूँकि अब एक ही प्रोजेक्ट में है तो हो सकता है कि दोनों को मतलब चूँकि अलग अलग प्रोजेक्ट को अलग अलग फाइल और प्रोग्रामर को यूज करना है, बट वो क्या है कि एक ही जगह अलग अलग स्टोर किया हुआ है. बट सिंस बोथ प्रोग्रामर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. लेकिन अब क्या है कि दोनों प्रोग्रामर प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बोथ वांट टू बी व्हाट द सब डायरेक्टरी टू बी इन देयर ओन डायरेक्टरीज. और दोनों ही चाहेंगे कि अपने अपने डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरी को वहाँ से एक्सेस करें. द कॉमन सब डायरेक्टरी शुड बी शेयर्ड. तो इस तरीके से जो कॉमन सब डायरेक्टरी होगा जो दोनों को यूज करना है वो शेयर्ड हम लोग दोनों कर सकते हैं प्रोग्रामर. ए शेयर डायरेक्टरी और फाइल विल एग्जिस्ट इन द फाइल सिस्टम इन टू प्लेसेज एट वंस. अब जो शेयर डायरेक्टरी है वो फाइल सिस्टम जो है उसको मतलब अलग जगह प्लेस उसको कर सकता है. ए ट्री स्ट्रक्चर प्रोहिबिट्स द शेयरिंग ऑफ फाइल डायरेक्टरी. बट जो ट्री स्ट्रक्चर हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में देखा था वो फाइल को शेयरिंग नहीं कर सकता या डायरेक्टरी को शेयरिंग नहीं कर सकता. An acyclic graph, that is a graph with no cycles, allows directory to share subdirectories and files. जो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी है इसमें कोई मतलब साइकिल अलाउ नहीं करता डायरेक्टरी को शेयर करना या सब डायरेक्टरी को शेयर करना. द सेम फाइल और सब डायरेक्टरी मे बी इन टू डिफरेंट डायरेक्टरी. चूँकि एक ही फाइल या एक ही डायरेक्टरी अलग अलग डायरेक्टरी में भी हो सकता है. द असाइक्लिक ग्राफ इज़ ए नेचुरल, ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी स्कीम. तो ये जो हम लोगों ने असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी पढ़ रहा है ये एक्चुअली जो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी स्कीम हम लोगों ने देखा इसके पहले उसको एक समझिए कि नेचुरल जनरलाइजेशन है, मतलब उसको जनरल यूज में यूज किया जा सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ए शेयर्ड फाइल इज़ नॉट द सेम एज टू कॉपीज ऑफ द फाइल. ये भी जानना जरूरी है कि शेयर्ड फाइल जो है या डायरेक्टरी है वो मतलब सेम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही का दो कॉपी है. विद इन टू कॉपीज ईच प्रोग्रामर कैन व्यू द कॉपी रादर दैन द ओरिजिनल. मान लीजिए कि दो कॉपी देखना हर एक प्रोग्रामर को देखना चाहता है तो ओरिजिनल के मतलब उसके मुकाबला उसका एक कॉपी मतलब देख सकता है. बट इफ़ वन प्रोग्रामर चेंज द फाइल द चेंजेस विल नॉट अपेयर इन द अदर कॉपी. मान लीजिए उसमें एक प्रोग्रामर बदलना चाहता है तो वो चेंजेस दूसरे को नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों अलग अलग अपने अलग अलग उसको ने स्टोर किया है बट सिर्फ शेयर कर रहे हैं. विद अ शेयर्ड फाइल only one actual file exists, so any changes made by one person are immediately visible to the other. अब मान लीजिए शेयर्ड फाइल है, अगर उसमें एक भी अगर प्रोग्रामर उसको बदलता है चेंज करता है तो तुरंत दूसरे को भी सेम वो फाइल में चेंजेस दिख जाएगा. शेयरिंग इज़ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर सब डायरेक्टरी. शेयरिंग जो है खास करके सब डायरेक्टरी मतलब एक के अंदर जो डायरेक्टरी हम लोग यू बनाते हैं वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट हो जाता है. ए न्यू फाइल क्रिएटेड बाई वन पर्सन विल ऑटोमेटिकली अपेयर इन ऑल द शेयर्ड सब डायरेक्टरी. जैसे ही उसमें नया फाइल क्रिएट होता है किसी दूसरे माने सिंगल पर्सन के द्वारा ऑटोमेटिकली जो भी शेयर्ड सब डायरेक्टरी होगा सब में वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा. व्हेन पीपल आर वर्किंग एज ए टीम ऑल द फाइल्स दे वांट टू शेयर कैन बी पुट इनटू वन डायरेक्टरी. जब मान लीजिए कि कई सारे लोग एक टीम में काम करते हैं तो सारे फाइल को वो लोग शेयर करना चाहते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर के. The user file directory of each team member will contain this directory of shared file as a sub directory. और जो यूजर फाइल डायरेक्टरी होगा हर एक टीम मेंबर का वो क्या करेगा हर एक डायरेक्टरी के जो सब डायरेक्टरी उसको शेयर करना चाहेगा शेयर करेगा. Even in the case of single user, the user file organization may require that some file be placed in different sub directories. और इस केस में जो सिंगल यूजर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है उसको इस तरह का और अलग अलग डायरेक्टरी में उसको स्टोर करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल ए प्रोग्राम रिटन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुड बी बोथ इन द डायरेक्टरी ऑफ ऑल प्रोग्राम्स एंड इन द डायरेक्टरी फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो इस तरह का जो प्रोग्राम मान लीजिए जब हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामर लिखता है तो
एक ही डायरेक्टरी में इस तरह का प्रोजेक्ट में हम लोग कई सारे प्रोग्राम को वहाँ पर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ये सारे जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का पॉइंट था, जो 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो इसका आपका टॉपिक है, प्रोटेक्शन। क्योंकि फाइल जब हम लोग उसको डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, वी वांट टू कीप इट सेफ फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड इम्प्रॉपर एक्सेस। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग फाइल को जब कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं तो हम लोग को ये सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है कि उसको डैमेज से बचाया जाए और कोई और जो है ना उसको इम्प्रॉपर एक्सेस ना कर सके। रिलायबिलिटी इज़ जनरली प्रोवाइडेड बाय डुप्लीकेट कॉपी और फाइल, और जनरली इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि हर एक फाइल का डुप्लीकेट कॉपी वहाँ हो। मेनी कंप्यूटर्स हैव सिस्टम प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली copy disk file to tape at regular intervals once per day of week or month to maintain a copy should a file system be accidentally destroyed। कहता है कि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो उसके कॉपी करके एक जगह रेगुलर एक मतलब पर डे या वीकली या मंथली उसका एक कॉपी रखते हैं, ताकि अगर मान ली एक्सीडेंटली किसी तरीके से गलती से अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ से हम लोग मेंटेन कर सकें। फाइल सिस्टम्स कैन बी डैमेज्ड बाय हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। कभी कभी भी हो सकता है कि फाइल सिस्टम हार्डवेयर प्रॉब्लम, जो मान लीजिए कि कभी रीडिंग या राइटिंग नहीं हो पाए, या पावर सर्ज ऑफ फेल्योर, पावर फेल्योर चलते कुछ हो जाए, या हेड क्रैशेज, कभी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए, डर्ट मतलब गंदा आ जाए, टेम्परेचर एक्सट्रीम कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, तो किसी भी प्रॉब्लम के चलते हो सकता है कि फ़ाइल हमारा डैमेज हो सकता है। फाइल्स में भी डिलीटेड एक्सीडेंटली, कभी कभी मतलब अचानक भी फाइल डिलीट हो जाता है। बग्स इन द फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो कॉज फाइल कंटेंट टू बी लॉस्ट। जो बहुत सारे देखिए आजकल वायरस भी आते हैं, तो उसके थ्रू भी कई सारे फाइल आपका लॉस्ट हो सकता है, कंटेंट लॉस्ट हो सकता है। तो प्रोटेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड इन मेनी वेज। तो उसको अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कई सारे वेज हैं। फॉर ए स्मॉल सिंगल यूजर सिस्टम वी माइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाई फिजिकली रिमूविंग द फ्लॉपी डिस्क एंड लॉकिंग देम इन डेस्क ड्रॉअर और फाइल कैबिनेट। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई सिंगल यूजर सिस्टम है तो चलो ठीक है, सब फटाफट सब फ्लॉपी डिस्क, या पहले तो फ्लॉपी डिस्क चलता था अब तो बंद हो गया, तो मान लीजिए उसको निकाल के अलग से एक जगह स्टोर करके रख देगा, डेस्क में डाल देगा ताकि वहाँ सेव हो जाए। मल्टी यूजर सिस्टम, लेकिन उसको मल्टी यूजर सिस्टम जहाँ कई सारे ऐसे यूजर्स हैं तो वहाँ तो अलग अलग मैकेनिज़्म वहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई एक का तो उसको मैनेज नहीं कर सकता, एक तो इसको स्टोर करके नहीं रख सकता। तो उसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसलिए टाइप्स ऑफ एक्सेस जो प्रोटेक्ट अगर हम लोग फाइल हम लोग करते हैं, और जहाँ मल्टी यूजर सिस्टम्स हैं। द नीड टू प्रोटेक्ट फाइल इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एक्सेस फाइल। किसी भी फाइल का प्रोटेक्ट करना, ये क्लियर है कि एक्सेस फाइल का एबिलिटी मतलब डायरेक्ट रिजल्ट है कि चूँकि वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा। सिस्टम दैट डू नॉट परमिट एक्सेस टू द फाइल ऑफ अदर यूजर्स डू नॉट नीड प्रोटेक्शन। मान लीजिए कोई सिस्टम अगर कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, परमिट नहीं देता है, तो कोई और उसको यूज ही नहीं कर सकता, तो वहाँ प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। दस वी कुड प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन बाई प्रोहिबिटिंग एक्सेस। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो कंप्लीट प्रोटेक्शन अगर हम लोग मतलब एक्सेस ही कोई नहीं कर पाया, मतलब उसको वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, तो आसानी से वो कंप्लीट प्रोटेक्शन हो गया। अल्टरनेटिवली वी कुड प्रोवाइड फ्री एक्सेस विथ नो प्रोटेक्शन। इसका जस्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फ्री एक्सेस भी कर सकते हैं जहाँ प्रोटेक्शन कोई ज़रूरत नहीं हो। बोथ अप्रोचेज आर टू एक्सट्रीम फॉर जनरल यूज। लेकिन दोनों अप्रोच जो है मतलब अलग अलग मतलब यूज के हिसाब से है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस बाय लिमिटिंग द टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस दैट कैन बी मेड। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे अलग अलग हैं, चूँकि अलग अलग फाइल एक्सेस के अकॉर्डिंग भी उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं। Access is permitted or denied depending on several factors, one of which is the type of access requested। क्योंकि एक्सेस के आधार पर हम लोग एक्सेस को डिनाई या परमिट भी कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस में भी कंट्रोल, और इसमें कई तरह का ऑपरेशन है जो हम लोग उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रीड, मान लीजिए कोई फाइल का रीड नहीं कर सके। राइट और रीराइट, मान लीजिए कोई रीराइट ना कर सके, ठीक है। एग्जीक्यूट, लोड द फाइल इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट, मान लो कोई फाइल को मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट ना कर सके। अपेंड, कोई इसमें अगर नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर सके। डिलीट, कोई फाइल डिलीट नहीं हो सके, या मान लें कि उसमें फ्री स्पेस के लिए यूज नहीं कर सके। लिस्ट द नेम एंड एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल, और फाइल को लिस्ट ना करे और फाइल का एट्रीब्यूट को ना शो करे। तो इस तरह से जो हम लोगों ने अभी यहाँ देखा
तो इस तरह से कई सारे ऑपरेशन है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेनी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हैव बीन प्रपोज्ड, इसके लिए कई सारे मैकेनिज्म है, प्रोसेस है जिसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ईच हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर इट इंटेंडेड एप्लीकेशन। कुछ इसका एडवांटेज भी है, कुछ इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है, जिसका एप्लीकेशन हम लोग अलग अलग हम लोग अकॉर्डिंग उससे यूज करते हैं। A small computer system that is used by only a few members of a research group, for example, may not need the same type of protection as a large corporate computer that is used for research, finance and personal operation. कहता है छोटा कंप्यूटर सिस्टम जहाँ मान लीजिए कुछ कम मेंबर होते हैं रिसर्च ग्रुप के, जैसे उसको अगर प्रोटेक्शन का ज़रूरत नहीं है, तो जैसे रिसर्च है, फाइनेंस है, पर्सनल ऑपरेशन है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं उसको मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब है कि एक्सेस कंट्रोल। अब मान लीजिए कि अगर हम प्रोटेक्शन दिए हैं तो उसको एक्सेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू द प्रोटेक्शन प्रॉब्लम इज टू मेक एक्सेस डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र। अब प्रोटेक्शन प्रॉब्लम को एक्सेस करने के लिए ये डिपेंड करता है कि यूज़र का आइडेंटिटी और किस तरह से डिपेंडेंट है वो। डिफरेंट यूजर्स में नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू ए फाइल और डायरेक्टरी। अलग अलग यूजर्स अलग अलग उसको एक्सेस का टाइप वो फाइल को एक्सेस करना चाहता है या डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहता है, अलग अलग नीड के हिसाब से एक्सेस करना चाहता है। द मोस्ट जनरल स्कीम टू इम्प्लीमेंट डिपेंडेंट एक्सेस टू एसोसिएट विथ ईच फाइल एंड डायरेक्टरी एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL स्पेसिफाइंग यूजर नेम्स एंड द टाइप्स ऑफ एक्सेस अलाउड फॉर ईच यूजर। कहता है कि अलग अलग जैसे मान लें कि बहुत ऐसे एक जनरल स्कीम है जिसको हम लोग हर एक फाइल या हर एक डायरेक्टरी को अलग मतलब यूज़र नेम का स्पेसिफाई के हिसाब से हम लोग एक्सेस उसको अलग अलग यूज़र अलाउ कर सकता है। व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए पर्टिकुलर फाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द एक्सेस लिस्ट एसोसिएटेड विद दैट फाइल। जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि क्या वो एक्सेस लिस्ट में एसोसिएट है वो फाइल। इफ दैट यूजर इज लिस्टेड फॉर द रिक्वेस्टेड एक्सेस द एक्सेस इज अलाउड। जैसे वो चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि नहीं हाँ यूजर वो लिस्टेड है, मतलब उस एक्सेस को रिक्वेस्ट के जो उसने किया है तो उसमें लिस्ट में अगर है तो वो एक्सेस को अलाउ कर देता है। अदरवाइज ए प्रोटेक्शन वायोलेशन अकर्स एंड द यूजर जॉब इज डिनाइड एक्सेस टू द फाइल। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर लिस्ट में नहीं हुआ तो तुरंत प्रोटेक्शन वायोलेशन मतलब प्रोटेक्शन वाला मैसेज आ जाएगा और वो यूजर जो है उसको फाइल को एक्सेस नहीं कर सकेगा। दिस अप्रोच हैज़ द एडवांटेज ऑफ इनेबलिंग कम्प्लेक्स एक्सेस मेथोलॉजी, और यही जो है कई सारे कम्प्लेक्स एक्सेस मेथोलॉजी को एडवांटेज इसका है। द मेन प्रॉब्लम विथ एक्सेस लाइट्स लिस्ट इज़ देयर लेंथ, और कई सारे प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि लेंथ के हिसाब से एक्सेस लिस्ट भी नहीं कभी कभी एक्सेस कर पाता है। इफ़ यू वांट टू अलाउ एवरीवन टू रीड ए फाइल वी मस्ट लिस्ट ऑल यूजर विथ रीड एक्सेस। मान लीजिए कि उस फाइल को हर एक कोई अगर अलाउ चाहता है कि रीड करें तो हम लोग को सारे यूजर्स को एक्सेस के साथ उसको लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम लोग एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अदर प्रोटेक्शन अप्रोच, और भी कई सारे प्रोटेक्शन अप्रोचेज हैं जो जहाँ हम लोग यहाँ देखेंगे। अनदर अप्रोच टू द प्रोटेक्शन प्रॉब्लम इज टू एसोसिएट ए पासवर्ड विथ ईच फाइल। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक फाइल को का एक पासवर्ड वहाँ हम लोग डाल सकते हैं ताकि प्रोटेक्शन हो। जस्ट एज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑफन कंट्रोल्ड बाय ए पासवर्ड। ऐसा भी है कई बार कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग पासवर्ड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस टू ईच फाइल कैन बी कंट्रोल्ड इन द सेम वे, और उस तरह से हर एक फाइल को हम लोग उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इफ द पासवर्ड आर चूजन रैंडमली एंड चेंज्ड ऑफन दिस स्कीम मे बी इफेक्टिव इन लिमिटेड एक्सेस टू ए फाइल। अगर मान लीजिए पासवर्ड अचानक बदल गया, चेंज हो गया, तो तुरंत वो एक्सेस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो मतलब इफेक्ट हो जाएगा। द यूज ऑफ पासवर्ड्स हैव ए फ्यू डिसएडवांटेज, बट जो पासवर्ड वाला जो यूज है कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? हाउएवर फर्स्ट द नंबर ऑफ पासवर्ड दैट यूजर नीड टू रिमेंबर में बिकम लार्ज बी मेकिंग द स्कीम इम्प्रैक्टिकल। मतलब अगर आपने पासवर्ड डाला है तो उसको याद रखना भी समझ मुश्किल है, और ये एक तरह से देखा है तो स्कीम इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि सभी को याद रखना मुश्किल है। सेकेंड, इफ़ ओनली वन पासवर्ड इज यूज फॉर ऑल द फाइल देन वंस इट इज़ डिस्कवर्ड ऑल फाइल आर एक्सेसिबल। मान लीजिए कि आप हर एक फाइल के लिए एक ही पासवर्ड रखे हैं, तो अगर एक फाइल एक्सेस हो गया तो सारे फाइल मतलब एक्सेस हो जाएंगे। प्रोटेक्शन इज ऑन एन ऑल और नन बेसिस। तो इस तरह से प्रोटेक्शन हम लोग मतलब इस तरह से एक से सारे को हम लोग नहीं कर सकते हैं। सम सिस्टम्स जैसे फॉर एग्जांपल टॉप्स 20 अलाउज ए यूजर टू एसोसिएट ए पासवर्ड विथ सब डायरेक्टरी रेदर देन इन इंडिविजुअल फाइल टू डील विद दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि टॉप 20 को अगर हमने ले लिया तो सारे पासवर्ड के थ्रू सब डायरेक्टरी भी इंडिविजुअल फाइल भी ओपन हो जाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो IBM VM और CMS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह 3 पासवर्ड का वो ऑप्शन रखते हैं ताकि वो
3 बार अगर हम लोगों ने मिनी डिस्क, वन ईच फॉर रीड, मतलब रीड का अलग होगा, राइट का अलग होगा, मल्टी राइट एक्सेस, तीनों के लिए अलग अलग पासवर्ड होगा। तो इस तरह से भी मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा, ये सारे लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके उसी का पार्ट था और उसको हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नया टॉपिक जो है मास स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, चूँकि अब मान लीजिए बहुत सारा डेटा अगर आपको स्टोर करना है और आपको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, उसमें डिस्क स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। Modern disk drive are addressed as large one-dimensional arrays of logical blocks, where the logical block is the smallest unit of transfer. अब देखिए डिस्क स्ट्रक्चर जो होता है, जहाँ हम लोग कई सारे डेटा स्टोर करके हम लोग रखना चाहते हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक होता है। ठीक है, द साइज ऑफ ए लॉजिकल ब्लॉक इज यूजुअली 512 बाइट का। तो जनरली देखा जाए तो लॉजिकल ब्लॉक जो होता है उसका 512 बाइट का एक साइज होता है। Although some disks can be low level formatted to have a different logical block size such as 1024 bytes। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए और भी कई सारे ऐसे फॉर्मेट जहाँ 1024 बाइट्स भी स्टोर हो, वहाँ हम लोग कर सकते हैं। द वन डायमेंशनल एरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स इज मैप्ड ऑन टू द सेक्टर्स ऑफ द डिस्क सिक्वेंशियली। अगर वन डायमेंशनल एरे अगर हम लोग रखते हैं वहाँ, अगर सेक्टर्स को अगर हम लोग वहाँ पर लॉजिकल ब्लॉक के रूप में स्टोर कर रखना चाहते हैं तो सिक्वेंशियली मतलब क्रम में वहाँ हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेक्टर 0 इज़ द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट सिलेंडर। इस तरह से अगर सेक्टर 0 भी जो है ना, हर एक ट्रैक का सेक्टर जो है पहला सेक्टर होगा। द मैपिंग प्रोसीड्स इन ऑर्डर थ्रू दैट ट्रैक, देन थ्रू द रेस्ट ऑफ द ट्रैक्स इन दैट सिलेंडर एंड देन थ्रू द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। तो इस तरह से हम लोग ट्रैक सिलेंडर वाइज और वहाँ पर बहुत सारे मतलब बाहर से लेकर अंदर तक सारे एक ट्रैक वाइज वहाँ पर सारा मैपिंग एक रहेगा, जहाँ डिस्क पूरा स्टोर वहाँ हो सकता है। By using this mapping, we can at least in theory convert a logical block number into an old style disk address that consists a cylinder number, a track number within that cylinder, and a sector number within the track. इस तरह से हम लोग मैपिंग करके ये इस थ्योरी के थ्रू मतलब एक सिलेंडर नंबर, फिर ट्रैक नंबर विद सिलेंडर, सेक्टर नंबर विद ट्रैक, इस तरह से हम लोग इसको वहाँ मेंटेन और उसको कैलकुलेट हम लोग करके डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म दिस ट्रांसलेशन फॉर 2 रीजन। हालांकि कहता है कि इसको ट्रांसलेशन करना इतना आसान नहीं है और इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न जो है, फर्स्ट, मोस्ट डिस्क हैव सम डिफेक्टिव सेक्टर्स। कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसमें सेक्टर मान में प्रॉब्लम आ जाए, बट द मैपिंग हाइड्स दिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्पेयर सेक्टर फ्रॉम एल्सवेयर ऑन द डिस्क। लेकिन जो हाइड मैपिंग हम लोग करेंगे वहाँ इसके कई सारे उसके अलग से सेक्टर्स भी होंगे जो डिस्क में कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ हम लोग ये प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंड, पहला तो ये हो गया। सेकेंड, तो द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इज़ नॉट ए कांस्टेंट ऑन सम ड्राइव। और जो कई सारे ड्राइव में फिक्स नहीं होता सेक्टर्स पर ट्रैक, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, जो ये 2 इशू के चलते हम लोग कई बार इसको ट्रांसलेशन करना मुश्किल होता है। लेट्स लुक मोर क्लोजली एट द सेकेंड रीजन। सेकेंड जो रीजन अभी हम लोग ने देखा, थोड़ा उसको और हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑन मीडिया दैट यूज द डेंसिटी ऑफ बिट्स पर ट्रैक इज यूनिफॉर्म। कभी कभी होता है कि जो उसका डेंसिटी होता है पर ट्रैक का, वो एकदम फिक्स होता है, मतलब एक जैसा होता है। द फार्दर ए ट्रैक इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क द ग्रेटर इज लेंथ, सो द मोर सेक्टर इट कैन होल्ड। हाँ, फिर से आगे फिर ट्रैक का जो होगा वो डिस्क का सेंटर में होगा, जो उसके लेंथ ग्रेटर होगा और उसमें कई सारे सेक्टर्स फिर उसमें होंगे। एज वी हैव मूव फ्रॉम आउटर जोन्स टू इनर जोन्स, द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक डिक्रीज। जिससे इससे क्या होगा, फिर जो है पर ट्रैक डिक्रीज घटते जाएगा। ट्रैक्स इन द आउटर मोस्ट जोन टिपिकली होल्ड 40% मोर सेक्टर दैन डू ट्रैक्स इन द इनर मोस्ट जोन। इस तरीके से 40% जो है मैक्सिमम जो है आपका इनर मोस्ट जोन के अंदर में उसका ट्रैक जो है ट्रैक बना रहता है। द ड्राइव इंक्रीजेज इट्स रोटेशन स्पीड एज द हेड मूव फ्रॉम द आउटर टू द इनर ट्रैक टू कीप द सेम रेट ऑफ डेटा मूविंग अंडर द हेड। जो ड्राइव जो है वो इंक्रीज होता है रोटेशन स्पीड के हिसाब से, और हेड मूव जैसे से मूव करेगा उस तरह से वो पूरा उसका ट्रैक जो है वो कैलकुलेट करके स्टोर करते जाएगा। दिस मेथड इज यूज इन CD-ROM एंड DVD। जो आजकल तो DVD चलता है, अब तो CD-ROM नहीं आता, तो ये DVD-ROM सब में या हार्ड डिस्क में भी सब यही थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सारा मेंटेन वहाँ पर सेक्टर वाइज डेटा मतलब वो मैनेज होता है। अल्टरनेटिवली द डिस्क रोटेशन स्पीड कैन स्टे कंस्टेंट। In this case, the density of bits decreases from inner track to outer track to keep the data rate constant.
जो डेटा डिस्क रोटेशन स्पीड है वो उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। उसका जो चूँकि इनर ट्रैक डिक्रीज होता रहता है आउटर ट्रैक के अकॉर्डिंग, और वहाँ हम लोग डेटा रेट कांस्टेंट भी रख सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन हार्ड डिस्क एंड इज नोन एज द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज दिस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स। आज जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो इसी तरीके से वो सेक्टर्स पर ट्रैक वो डिस्क टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पर वो कैलकुलेट करके स्टोर करता है। Similarly, the number of cylinders per disk has been increasing. Last disk have tens of thousands of cylinder. मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर आपका डिस्क स्टोरेज है, इस तरह से वो 10,000 ऑफ सिलेंडर्स, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ सिलेंडर्स जो है उसमें अलग अलग सेक्टर के रूप में वहाँ बना होता है। तो यहाँ हम लोगों ने जो मास स्टोरेज, जहाँ डिस्क स्ट्रक्चर जो होता है हार्ड डिस्क हो गया या और भी बहुत सारे जो डिस्क स्टोरेज है सेकेंडरी स्टोरेज, तो उसका यही इंटरनली इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट उसका टॉपिक है आपका है डिस्क शेड्यूलिंग। वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़ द हार्डवेयर एफिशिएंटली। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हार्डवेयर उसका सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फॉर द डिस्क ड्राइव, मीटिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेल्स हैविंग फास्ट एक्सेस टाइम एंड लार्ज डिस्क bandwidth. The access time has two major components. The seek time is the time for the disk arm to move the heads to the cylinder containing the desired sector. अब चूँकि डिस्क जो होता है हमारा, उसका कई पार्ट और कई सिलेंडर उसमें होते हैं, अलग अलग अपने सेक्टर के हिसाब से उसको हम लोग वहाँ पर कंपोनेंट के रूप में सीक टाइम, जैसे कैसे उसे एक्सेस कर पा रहा है, कितना बड़ा डिस्क बैंडविड्थ है, तो इस तरह से भी कहता है कि एक्सेस टाइम को भी दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो उसका जितना सेक्टर है उसके हिसाब से सिलेंडर वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, हेड का मूव कर सके। सेकेंड जो है द रोटेशनल लेटेंसी, ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है, एडिशनल टाइम जो लगता है रोटेट करते हैं डिजायर्ड सेक्टर का, डिस्क सेट का, वहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्क बैंडविड्थ इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट ट्रांसफर। तो डिस्क बैंडविड्थ जो है ये टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर, जितना ट्रांसफ़र होता है, मतलब जितना ट्रांसफ़र होगा सर्विस के हिसाब से कंप्लीट करेगा, वो सब वो कैलकुलेट करेगा। We can improve both the access time and bandwidth by managing the order in which disk IO request as service. तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस टाइम और जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्टेज होता है वो सारा सर्विस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लोग रख सकते हैं। Whenever a process needs IO to from the disk, it issues a system call to the operating system. जैसे प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिस्क को वहाँ इशू करता है सिस्टम को, तो उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, तब वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर रिक्वेस्ट को उस तरह से इन्फॉर्मेशन ग्रुप में स्टोर करता है। देखिए कैसे उसको करता है अलग अलग टुकड़ा में। वेदर दिस ऑपरेशन इज इनपुट और आउटपुट, मतलब वो ऑपरेशन इनपुट है या आउटपुट, या व्हाट द डिस्क एड्रेस फॉर द ट्रांसफ़र, फिर उस जो डिस्क का एड्रेस क्या है ट्रांसफ़र करने के लिए, व्हाट द मेमोरी एड्रेस फॉर द ट्रांसफ़र, फिर उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, व्हाट द नंबर ऑफ सेक्टर टू बी ट्रांसफर्ड, और जिसको ट्रांसफ़र करना है उसका नंबर ऑफ सेक्टर कितना है। इफ़ द डिजायर्ड डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर अवेलेबल, द रिक्वेस्ट कैन बी सर्विस्ड इमीडिएटली। अगर मान लीजिए कि जैसे हम लोग डिस्क ड्राइव और कंट्रोलर अवेलेबल है, तुरंत रिक्वेस्ट उस तरह से सर्विस देगा। इफ़ द ड्राइव और कंट्रोलर इज बिजी, एनी न्यू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस विल बी प्लेस्ड इन द क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर दैट ड्राइव। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, एक मान लीजिए ड्राइव या कंट्रोलर जो है बिजी है, तो एक तरह से वहाँ क्यू के रूप में रख देगा और पेंडिंग कर देगा जो रिक्वेस्ट जो ड्राइव के द्वारा किया गया है। फॉर ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम विथ मेनी प्रोसेस, द डिस्क क्यू में ऑफन हैव सेवरल पेंडिंग रिक्वेस्ट। मान लीजिए कई सारे सिस्टम जब एक साथ काम कर रहा है, तो वहाँ डिस्क क्यू के अंदर में और कई सारे पेंडिंग रिक्वेस्ट वहाँ पर पड़ा रहेगा। दस वेन रिक्वेस्ट इज कंप्लीट, जैसे ही एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, नेक्स्ट वाला सर्विस फिर उसको देगा, चूज कर लेगा। हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक दिस चॉइस, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चॉइस करता है, इसको हम लोग यहाँ जानेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के माध्यम से, जिसमें पहला जो है FCFS शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS। दिस एल्गोरिथम इज इंटरेस्टिंगली फेयर बट इज जनरली डज नॉट प्रोवाइड द फास्टेस्ट सर्विस। हालांकि ये बहुत साफ सुथरा क्लियर यहाँ पर ये सर्विस देता है, लेकिन ये फास्टेस्ट सर्विस हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है 98, 183, 37, जो भी हम लोगों ने यहाँ अलग अलग ब्लॉक्स और सिलेंडर को लिया हम लोगों ने। In that order, if the disk head is initially at cylinder 53, it will first move from 53 to 98. देखिए इंटरनली कैसे ये वर्क करता है, 53 से 98 होगा, फिर ये 183 में जाएगा, ऐसा करते करते फाइनली कहाँ तक पहुँचेगा, 67 में। तो फॉर ए टोटल हेड मूवमेंट, अब ये है 640 सिलेंडर जो यह मूवमेंट करेगा। द वाइल्ड स्विंग फ्रॉम 122
to 14 and then back to 124 illustrate the problem with this schedule. तो इस तरह से शेड्यूलिंग करके और जो एकदम फास्ट रूप से ये मूवमेंट करेगा पूरे सिलेंडर के बीच में. इफ द रिक्वेस्ट फॉर सिलेंडर 37 and 14 could be serviced together before or after the request for 120 and 124, the total head movement could be decreased substantially and performance could be thereby improved. जैसे अलग अलग जो सेक्टर आप लोगों ने हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो अलग अलग सिलेंडर में मूव करेगा, तो उस तरह से इसका रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो टोटल हेड मूवमेंट जो है धीरे धीरे घटते भी जाएगा और उसका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करते जाएगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर FCFS शेड्यूलिंग के माध्यम को हम लोगों ने पढ़ा है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू कैसे शेड्यूल करता है, जो डिस्क शेड्यूलिंग को बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर. सेकेंड जो इसका तरीका है SSTF, जिसको बोलते हैं सीक टाइम फर्स्ट. ठीक है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF. ये जो है इट सीम्स रीजनेबल टू सर्विस ऑल द रिक्वेस्ट क्लोज टू द करेंट हेड पोजिशन बिफोर मूविंग द हेड फार टू सर्विस अदर रिक्वेस्ट. This assumption is the basis for the shortest seek time first SSTF algorithm. The SSTF algorithm will select the request with the latest seek time for the current head position. ये थोड़ा चूँकि और सारे करंट हेड पोजीशन जो होगा मूव करने से पहले जितने रिक्वेस्ट होगा उसके आधार पर सबसे छोटा सीक टाइम होगा जो कम समय ले रहा है करंट हेड पोजीशन, उसके हिसाब से ये उस एल्गोरिथम के हिसाब से ये शेड्यूलिंग करेगा. और सिंस सीक टाइम इंक्रीजेज द विद द नंबर ऑफ सिलेंडर, जैसे जैसे ये सीक टाइम जो बढ़ते जाएगा तो सिलेंडर का ट्रैवर्स करते जाएगा हेड को, फिर वो करंट हेड पोजीशन को रिक्वेस्ट के हिसाब से उस तरह से ये शेड्यूलिंग करते जाएगा. SSTF शेड्यूलिंग इज एसेंशियली ए फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. मतलब छोटा जैसे जॉब होता है ना, कम छोटा जॉब शेड्यूलिंग, उस तरह से ये शेड्यूलिंग करता है. छोटा वाला काम को पहले कंप्लीट करो और धीरे धीरे फिर ये जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते जाएगा वैसे वैसे काम बड़ा काम जो भी होगा जॉब को कंप्लीट करते जाएगा. एंड लास्ट जो है स्कैन शेड्यूलिंग. इन द टुवर्ड द एंड सर्विसेज रिक्वेस्टेड इट रीचेज ईच सिलेंडर अंटिल इट गेट्स टू द अनदर एंड ऑफ द डिस्क. स्कैन शेड्यूल मतलब शुरू से अंत तक ये पूरा, जब तक सिलेंडर कंप्लीट नहीं चेक कर लेता है तब तक ये रिक्वेस्ट को जब तक नहीं देख लेता तब तक वो वेट नहीं करेगा. मतलब तब तक वो कंटिन्यू स्कैन करते रहेगा, चेक करते रहेगा. एट द अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट इज रिवर्स्ड. इसमें क्या होगा, दूसरे छोर पर हेड मूवमेंट रिवर्स मतलब बैक की ओर वो स्कैन कर चेक करते जाएगा. एंड सर्विस कंटिन्यू, और सर्विस देते जाएगा. द हेड कंटिन्यूसली स्कैन बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द डिस्क. द स्कैन एल्गोरिथम इज समटाइम कॉल्ड द सिंस द डिस्क आर्म बिहेव्स जस्ट लाइक एन एलिवेटर एंड बिल्डिंग फर्स्ट सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट गोइंग अप एंड देन रिवर्सिंग टू सर्विस रिक्वेस्ट द अदर वे. कहता है कि स्कैन में क्या होता है कि जैसे हम लोग एक एलिवेटर जैसे सीढ़ी कैसे होता है बिल्डिंग में, या जो हम लोग चढ़ते हैं ना जो कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाता है, इस तरह से पूरा वो कंटिन्यू शुरू से अंत तक वो चलता रहेगा. और जो जो रिक्वेस्ट होगा उसका शेड्यूलिंग के रूप में रिवर्स करते आएगा और जो भी रिक्वेस्ट सर्विस आएगा उसको वो स्कैनिंग करते चले जाएगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पढ़ा ये डिस्क शेड्यूलिंग का पार्ट था, जो हम लोगों ने 3 तरीके से देखा, FCFS, SSTF एंड स्कैन शेड्यूलिंग. तो आज का क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे. थैंक यू.